हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों, यदि आपका भी आने वाले समय में यूपी टेट का एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि मैंने आपकी हिंदी के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। ये आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है 1, लेकिन मैंने ये वाला आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। नहीं देखी है वो क्लास जरूर देखिए, क्योंकि मैं इसमें आपके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। टेट में बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए, मैं ऊपर कर देती हूँ। तो देखिए, संकर शब्द किसे कहते हैं? तो संकर शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, जबकि 4 ऑप्शन है। ग्रामीण भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द या 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। तो क्या होता है संकर शब्द, ये आपको बताना है। यदि आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। वहाँ से इन्हीं क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और रही बात आपकी संकर शब्द की, तो संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द होते हैं आपके जो 2 भाषाओं से मिलकर बनते हैं। यानी कि आपका जैसे कि रेलगाड़ी, जैसे मैं बात करती हूँ रेल गाड़ी, जैसे कि आपने देखा होगा रेल अलग है, गाड़ी अलग है, यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। यानी कि 2 भाषाएं, 2 शब्दों, यानी कि 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, यानी कि 2 भाषाएं हैं लगी हुई हैं इसमें अलग अलग, और इनसे मिलकर जो बनता है वो दोनों को मिलाकर जब एक साथ बोली जाती है रेलगाड़ी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी रहेगा। जिसने भी एकदम डी बताया है एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है? तो शुद्ध जो है वो आपका कैसे लिखा हुआ है? शुद्ध, और इस पर जो आता है वो हलंत आ रहा है। बस इसको इसमें याद रखना है। यहाँ पर आपका हलंत है, यहाँ पर आपको देखिए हलंत लगा हुआ है। तो आपको बताना है अगर हम इसे स्त्रीलिंग बनाएंगे तो हम किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे। तो इसमें क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके। तो इसका जो करेक्ट रहेगा वो आपका डी रहेगा। इसमें आप आ लगाएंगे इसमें, यानी कि आ लगने वाला है। कैसे लगने वाला है? देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि वो आपका सुत लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या करेंगे? आ का डंडा यूज करेंगे, हलंत को पूरा कर देंगे। तो इसमें हो जाएगा आपका सुता। सुता, तो आ का डंडा ही तो इसमें आया है ये वाला, तो इसलिए इसका उपयोग होगा आ से, यानी कि इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उपसर्ग प्रत्यय जो होता है वो आपका पीछे लगता है, और यानी कि जो उपसर्ग होता है वो आपका पहले लगता है। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन मुहावरे से है। नाक का बाल होना, तो आपको पता ही है कि नाक का बाल का क्या मतलब होता है। तो क्या है? अमीर, यानी अधिक अमीर होना, या फिर कष्ट देना, अधिक प्रिय होना, या फालतू होना। तो नाक करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा रहेगा? सी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। जिस भी फ्रेंड्स ने सी बताया है एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है? चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपको ये पर्यायवाची याद करके जाने हैं। हर बार क्वेश्चन पर्यायवाची से आ रहे हैं, तो पर्यायवाची तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। पर्यायवाची हो गए आपके, और एक विलोम शब्द हो गए। यहाँ से आपके क्वेश्चन बार बार आते हैं। तो देखिए, अश्व का आपका कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो कौन सा नहीं है आपका? देखो ये है, और आपका जो तुरंग, हाय और घोड़ी, तो ये तो आपका नहीं है। इसमें आपके क्वेश्चनों में मिसप्रिंट है, क्योंकि ये तो तीनों ही नहीं होंगे, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही होने वाला है। तो इसमें आपके ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपका ये रहेगा घोड़ा, और दूसरा ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? घोटक, और तीसरा ऑप्शन आपका कटक रहेगा, और चौथा ऑप्शन आपका रहेगा है वाला है इसमें। वैसे तो आप बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा? मैंने 4 ऑप्शन अलग से दे दिए हैं, इसका करेक्ट आंसर कौन सा रहेगा? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका घोड़ा भी होता है, घोटक भी होता है भी होता है, लेकिन कटक नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी वाला होगा, क्योंकि इसमें आपका ऑप्शन सही नहीं है। ये वाला सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है। तो ये दोनों तो होंगे, लेकिन 2 ऑप्शन नहीं हो सकते ना। इस वजह से मैंने आपके 4 ऑप्शन अलग लिख दिए हैं। तो सी वाला एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है कि जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता उसके लिए एक शब्द क्या है? जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता है उसके लिए क्या शब्द होता है? स्थिर, अंडियल, या गतिशील? कौन सा इसका करेक्ट आंसर है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो कौन सा है? जो एक जगह टिककर नहीं रहता है उसे बोलते हैं, यानी कि यावर, यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। सी वाला एकदम करेक्ट आंसर। जिसने भी सी लगाया है उनका एकदम राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका ये आता है आपका, बुलंदे हर बोले के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये पंक्ति तो मोस्टली मुझे पता है कि आप सभी को पता ही होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ये आपने 10वीं बार में भी पढ़ी होगी। तो देखिए, बताइए कौन सी इसके रचयिता हैं? तो रचयिता मोहनलाल चतुर्वेदी हैं, या फिर सुविद्रानंद कुमार चौहान है, सोहनलाल द्विवेदी हैं, राम नरेश त्रिपाठी हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, क्योंकि ये जो बात बोली थी ये बोली थी सुविद्रा कुमारी चौहान ने, यानी कि बी एकदम राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समाज से आता है आपका। समाज का अर्थ क्या है? समाज का अर्थ क्या होता है? देखो, समास क्या होता है? समास जो होता है वो 2 शब्दों के मेल से बनता है। अगर संधि की पूछे तो वो 2 वर्णों के मेल से बनती है, संधि वर्णों से मिलती है, जबकि आपका समास जो होता है वो 2 शब्दों के मेल से बनता है। तो समास क्यों यूज किया जाता है? समास का मतलब होता है एक संक्षिप्त में, यानी कि एक छोटे से रूप में लिखना किसी चीज को। आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा वो दे दिया होता है, उसका एक छोटा सा रूप लिख दिया जाता है। तो उसका यही मतलब होता है कि
बड़े शब्दों को छोटे रूप में लिखना है, समास कहलाता है। तो जैसे कि आपका समास हो गया संक्षेप, ये संक्षेप में छोटे रूप में, तो इसका ए एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? ये आपका पेडागोजी से आया है क्वेश्चन। इसके ऑप्शन क्या है? आपसे पूछा है कि जो उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है। देखो, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, जैसे कि कोई बच्चों में कमी होती है, पहले उसका निदान किया जाता है, पहले देखावारी मतलब की जाती है कि क्या होता है, क्या कमी है, क्या नहीं, फिर उसका उपचार किया जाता है। यानी कि जो कमी है उसे ठीक किया जाता है, उसे उपचार बोलते हैं। तो जैसे कि आपका पूछा है कि इसका क्या उद्देश्य होता है, क्यों किया जाता है ये? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निवारण करना, बच्चों को व्यस्त रखना है, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना है, बच्चों की त्रुटि की केवल सूची बनाना। देखो, जहां भी आपको केवल दिखाई दे तो ये तो वैसे भी गलत है, जहां बांट दे बच्चों को वो भी गलत है, और व्यस्त रखने का मतलब ये नहीं है उनको पढ़ाना है, यानी कि जो ये नहीं है कि बच्चों को व्यस्त ही रखें, उन्हें कुछ ज्ञान न दें या फिर कुछ भी ना समझाएं। तो इसका मतलब होता है कि जो बच्चों में कमी होती है उनको पहचानें, फिर उनका निवारण करें। तो ए वाला एकदम करेक्ट आंसर है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रमुख भाषा कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है। तो देखिए, आपके जो इसमें आपका यूपी टेट में जो आएगी आपकी हिंदी, वो आपकी ग्रामर ही आने वाली है, तो व्याकरण ही आएगी वैसे तो, लेकिन जो आपका पेडागोजी है वो 1-2 नंबर की ही आएगी। वैसे आप कर लोगे, इतनी मतलब हार्ड नहीं आएगी, सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे, वो आप आसानी से पहचान सकते हो। बस आपको व्याकरण करनी है उसमें सबसे ज्यादा। प्रमुख भाषा कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है। तो आपके कितने कौशल होते हैं तो आपको पता होगा होगा तो इसमें आपका जो बोलते हैं ना सुबोपाली, तो ये वाला जो होता है वो इससे आपको पता चल जाता है, सुबोपाली। तो इससे आपको पता चल जाता है कि कौन कौन से होते हैं। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। से आपका हो जाता है सुनना, और वैसे आपका हो जाता है बोलना, और पैसे आपका हो जाता है पढ़ना, ऐसे आपका हो जाता है लिखना। ठीक से लिखा नहीं जा रहा है, यहाँ से देख लीजिए। वैसे मैं बोल रही हूँ सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये आपके 4 कौशल होते हैं। तो देख लीजिए कौन सा नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। तो सुनना भी है, बोलना भी है, लिखना भी है ना। इसमें बस पढ़ना नहीं है, तो इसका हंसना हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तो ये हंसना तो कौशल होता ही नहीं है, तो हंसना नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है। बाकी आपके तीनों ही कौशल बैठते हैं, 4 कौशल होते हैं आपके, तो हंसना आपका कौशल नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है, तो आप सभी को पता भी होगी कि हिंदी दिवस कौन सी डेट में मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है वो आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि जिसकी शुरुआत हुई थी वो आपकी 14 सितंबर, कभी कभी डेट पूछ ली जाती है, 14 सितंबर 1949 को की हुई थी सबसे पहले। क्योंकि ऐसा है कि भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई थी इस टाइम, यानी कि 14 सितंबर 1949 को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका ए रहेगा। एकदम राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। काव्य क्या होती है, यानी काव्य होती है आपकी जैसे कविताएं वगैरह होगी, जैसे गीत वगैरह हो गए, वो सारे ही आपके काव्य में आते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, तो देखिए छात्रों को उपयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना। तो देखो, ये तो आपका गद्य में भी हो सकता है कि आप विराम चिन्ह वगैरह उसमें भी सिखा सकते हो। तो इसमें ओनली आपका काव्य शिक्षण ही पूछा है, तो आपको बताना है कि छात्रों को व्याकरण के नियमों की जानकारी देना। तो गद्य में भी हम इस काम को कर सकते हैं कि व्याकरण के नियमों को बता सकते हैं। छात्रों में संगीत कला में निपुण करना, इसका उद्देश्य ये हो सकता है, लेकिन अगर हमें इससे अच्छा बेटर अगर कोई और ऑप्शन मिलता है तो हम उस ऑप्शन को ज़्यादा लगाएंगे, क्योंकि खाली संगीत करने से ही काम नहीं चलेगा, संगीत कला से ही निपुण करने से काम नहीं चलेगा। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हमें काव्य में करने होते हैं, जैसे कि बोध और रसानुस्वाद एवं भावानुभूति का विकास करना है, यानी कि छात्रों में एक उसकी मतलब जैसे काव्य की सुंदरता को देखना है, उसमें जो हमारे अंदर भाव आते हैं वो भी हमें व्यक्त करने होते हैं, यानी कि हमें रस भी, यानी कि रस का मतलब है हमें आनंद भी आना चाहिए और हमारे भाव भी प्रकट होने चाहिए। काव्य का ये मतलब होता है, खाली यही नहीं है कि संगीत कला में निपुण हो जाए। अगर हमारे पास ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो हमारा तीसरा वाला सही होता, लेकिन अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका डी रहेगा, क्योंकि इसमें जो दे रखा है वो सभी बातों को दे दिया गया है। जहां पर भी आपको ऐसा दिखाई दे ना कि एक छोटे से रूप में लिखा है, और जहां पर भी आपको ये दिखाई दे कि यहाँ पर सारी बात ही बोल दी है, तो वो आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा वहां पर। अब चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो देखिए विशेषण क्या होता है। विशेषण वो होता है जो आपका विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है जो हमारी संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता को बताता है, वो आपका विशेषण होता है। लेकिन कभी कभी क्रिया विशेषण पूछ लेता है, तो क्रिया विशेषण होता है जो हमारी क्रिया की विशेषता को बताता है। लेकिन इसमें विशेषण को पूछा है, तो विशेषण एकदम बताइए कौन सा है। राम जाता है, सीता फल खाती है, कली खिलती है, ये तो आपका नहीं है। जल्दी उठना, स्वास्थ्यवर्धन होता है। तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है ये आपका गलत है, क्योंकि ये वाला नहीं है, इसमें मिसप्रिंट हुआ है। तो देख लीजिए इसका जो मतलब आप ऐसे लगाइए कि मेरी गाय काली है, काली है, ऐसे करके ये आपका 3 ऑप्शन है, देख लीजिए। तो देख लीजिए इसमें क्या है, राम जाता है, तो राम जाता है, इसमें कौन सा आपका विशेषण, क्या विशेषता बताई जा रही है, राम की कोई विशेषता बताई जा रही है कि राम जाता है, तो नॉर्मल बात है। सीता फल खाती है, सीता फल खाती है, ये भी आपकी कोई विशेषता नहीं है। जल्दी उठना, स्वास्थ्यवर्धन होता है, तो ये भी नहीं है। तो मेरी गाय काली है, कैसी है, काली है, तो आप कैसे लगाकर देख लीजिए, तो वो उसका उत्तर जो आपको आसानी से मिल जाएगा। ज़्यादातर विशेषण में जो शब्द आते हैं वो आपका तेज हो गया, काली हो गई और बहुत हो गया, और ऐसे करके शब्द आते हैं उसमें। तो मेरी गाय काली है, कैसी गाय है, काली। तो राम जाता है, कैसा जाता है, इसका कोई उत्तर आपको नहीं मिल रहा है। सीता फल खाती है, कैसी खाती है, ये भी आपका कोई सेंटेंस बन सकता है, नहीं बन सकता। तो
जब कैसी लगाकर देखते हो तो आपको पता चल जाती है कि आपका विशेषण कौन सा है। तो विशेषण जो होगा वो आपका काली होगा। काली आपका विशेषण है, क्योंकि इसमें गाय की विशेषता बताई जा रही है कि वह काली है। तो जब भी आपको काली से ही पता चल रही है कि गाय कैसी है, काली है, तो गाय की इसमें विशेषता बताई जा रही है, इसलिए आपका ये विशेषण इसमें काली होगा। यानी कि सी वाला एकदम करेक्ट आंसर है। बाकी इनमें किसी में भी आपका विशेषण नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपका सी रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नाटक शिक्षण में कक्षा अभिनय प्रणाली के प्रयोग से क्या लाभ होता है। तो क्या लाभ होता है नाटक से, हमें बताइए। शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है। तो देखो बिल्कुल ही एक नेगेटिव में आ गया था, आ गया ये, क्योंकि समय खराब थोड़ी करते हैं शिक्षक का और बच्चों का। तो पात्र अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में रुचि और गति आती है। तो इसमें रुचि और गति आती है, बच्चों में विपरीत प्रभाव पड़ता है, तो ये भी नेगेटिव है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो देख लीजिए इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, नाटक से अभिनय का क्या मतलब है, जैसे बच्चों को हम रोल प्ले करवाते हैं, अभिनय उसे बोलते हैं। तो उससे क्या है कि जब बच्चे नाटक करते हैं तो वो खुद ही एक रुचि लेने लगते हैं, खुद ही गति करेंगे तो खुद ही एक सक्रिय होंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि नाटक का यही होता है कि बालक सीखने की प्रक्रिया में रुचि लेते हैं, जो आप सीखते हैं वो उसमें रुचि लेते हैं और गति भी होती है उनसे। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा। और सबसे एक बात यह है कि आपको जहाँ भी आपको, मतलब ये नहीं बोल रही मैं कि छोटे ऑप्शन है यहाँ पर, तो जहाँ भी आपको बड़े ऑप्शन दें ज़्यादातर वो अधिकतर बता रही हैं वो सही ही होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरह लगा सकते हो, और फिलहाल इसका आंसर आपका बी रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14वां क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। अधिकरण का चिन्ह होता है मैं पर, अधिकरण का चिन्ह होता है। तो देख लीजिए कौन सा सही बैठ रहा है। वाहन, रूढ़, सत्ताधीश, गंगा जल, रेखा चित्र। तो हम इसे उठाते हैं। देख लीजिए इसका जो बनेगा वो बनेगा वाहन, वाहन पर अरूढ़, अरुण। तो इसमें आपको पर भी दिखाई दे रहा है, तो देखिए ये वाला पर आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपका अधिकरण है। इसमें इसका जो करेक्ट आंसर पहला ही रहने वाला है, मैंने इसमें पहले ही दिखा दिया है। और अब आपका जैसे देखती हूँ जैसे कि मैं गंगा, गंगा का जल। तो देखिए इसमें तो आपका कहा आ रहा है, ऐसे सेंटेंस थोड़ी है कि मैं इसमें पर लगा दूंगी। तो मैं इसमें ऐसे थोड़ी लगा दूंगी गंगा पर जल, ऐसा नहीं बनेगा, गंगा का जल बनेगा। तो इसमें भी खुद बनेगा, ये आपका इसमें है ही नहीं, ये दोनों है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ए रहेगा, क्योंकि मैं और पर इसमें आ रहे हैं अधिकरण में। तो इसका पहला यानी पहला जो दे रखा है उसमें वाहन पर आरूढ़, तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो रसराज कौन सा कहा जाता है। तो रसों का जो राजा कहा जाता है वो आपका सिंगार रस को कहा जाता है। सिंगार रस को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है, कभी कभी पूछ लिया जाता है सिंगार रस के बारे में। ये जो होता है एक प्रेम का होता है, जहाँ पर आपको ऐसी चीज़ दिखाई दें वहाँ पर आपका सिंगार रस होगा। और कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि हमारे भरत मुनि के अनुसार जो आपके रस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो भरत मुनि जो माने हैं वो आपके माने हैं 8। 8 एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको याद रखना है। वैसे आपके जो मतलब रस हैं वो आपके 9 प्रकार के हैं, लेकिन कभी कभी आपसे ये पूछा है, अगर भरत मुनि के अनुसार पूछे तो 8 होते हैं, वैसे आपके 9 रस होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे सिंगार रस हो गया, हास्य रस हो गया, करुण वीर हो गया, रौद्र हो गया, भयानक हो गया, अद्भुत होगा, विभत्स होगा और शांत रस। ये आपके 9 रस हैं। बाकी जो भरत मुनि के हिसाब से पूछे तो आपके 8 ही माने जाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 16वां। घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। तो घनानंद जो है वो आपके राइटर हैं, तो आपका कौन से एकदम करेक्ट आंसर है। तो किस युग के कवि माने जाते हैं वो आपके। तो देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से शब्द की शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसमें आपका लिखा हुआ था, तो इसमें मैंने कर दिया है। तो बताइए कि आशीर्वाद में कौन सा सही लिखा हुआ है। तो आशीर्वाद में कौन सा एकदम करेक्ट आंसर है। तो आशीर्वाद जो लिखा जाता है वो आपका ऐसे लिखा जाता है, आशीर और वाद के ऊपर ये जड़ता है रे, ये यहाँ से है, तो ये ऐसे बनता है आपका आशीर्वाद। तो इसका करेक्ट आंसर आपका कौन सा रहेगा। तो देख लीजिए कहाँ पर बना हुआ है ये। तो एकदम इसका राइट आंसर है आपका सी वाला, सी एकदम राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट 18वें क्वेश्चन पर। 18वां क्वेश्चन, को के लिए कारक चिन्ह का बोध होता है। को के लिए किस कारक चिन्ह का बोध होता है। तो आपको बताना है कर्ता ने कर्म को, कर्म ऐसे यदि आपको ऐसे याद है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ऐसे करके याद है तो आप आसानी से इन्हें पहचान सकते हो। बता रही हूँ, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म आता है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में आता है आपका को चिन्ह, को जो चिन्ह आता है इसमें आता है। और तीसरा वाला यानी कि कर्ण जो होता है वो आपका से आता है, और संप्रदान संप्रदान के लिए होता है, और अधिकरण में पर होता है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन। आपका कौन सा सही है। सचिंदानंद हीरानंद बात्स्यायन किस साहित्यकार का उपनाम है। तो इनका जो नाम है वो आपका पूरा यानी कि पुराना नाम, इनका जो पूरा नाम बताना है आपको। इनका पूरा नाम कौन सा है। तो हरि को आपका अज्ञेन होगा, क्योंकि इनका जो नाम लिखा जाता है ये तो पूरा लिखा ही जाता है, कभी कभी इनका पूरा नाम ना देकर अज्ञेन दे देते हैं, तो एकदम करेक्ट आंसर है सी वाला। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन यानी आपका लास्ट क्वेश्चन। बिहारी की प्रसिद्ध काव्य रचना किस छंद में लिखी गई है, यानी कि बिहारी ने किस छंद में अपनी रचनाएं की हैं। तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। तो बताइए, यदि आपको पता है तो मुझे उम्मीद है कि आप बताएंगे ज़रूर। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो बिहारी ने ज़्यादातर आपके जो लिखी हैं वो आपके दोहे लिखी हैं, दोहे छोटे छोटे दोहे लिखी हैं, तो डी एकदम करेक्ट आंसर है।
20 में से अब आपका क्या स्कोर रहा, ये आपके सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम के टाइम में आप फिर से रिपीट करके जाएं इन क्वेश्चनों को। इसकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, वहाँ जाकर आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना और आंसर मैंने इसी में बता दिए हैं। और जो भी इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसमें मैं आपकी प्रैक्टिस सेट, इससे अलग मैं आपकी संस्कृत के हो गया, हिंदी का आपका चल ही रहा है, CDP सारी यानी कि मैथ इंग्लिश सारे सभी की प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ। इसमें आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, आपकी तैयारी को और भी बेहतरीन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि क्लास हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।